अदिति ने एमएससी बायोटेक कंप्लीट किया इसी साल और उसके बाद उसके सामने एक यक्ष प्रश्न आ गया कि क्या करें आगे। कॉलेज ने प्लेसमेंट दिया नहीं और आगे अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इस ऊहापोह की स्थिति में अदिति बेंगलोर आई और मुझसे मिली और उन्होंने जो पूछा मुझे लगा कि ये सवाल आप सभी के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। तो आज मैं इस वीडियो में उस दिशा में बात करना चाहूँगा जो है कि आफ्टर एमएससी या बीएससी या बीटेक आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको इंडस्ट्री में जाना चाहिए या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या ऐसी नौकरियों में जाना चाहिए या आपको किसी और क्षेत्र में जाना चाहिए या स्टार्टअप में जाना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा, लेकिन कुछ शॉर्टकट्स भी दूंगा। इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, हर चीज़ बाय द बुक नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जो भी नॉर्मल लाइन है करियर का, अगर उसी को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि बार बार एक ही गलती करोगे तो एक ही रिजल्ट आएगा ना, सेम रिजल्ट आएगा, नया तो कुछ आएगा नहीं। तो कुछ नया करना पड़ेगा ताकि आपके भविष्य को उज्जवल रखा जा सके। अब जब सवाल होती है एकेडमिया या इंडस्ट्री या स्टार्टअप, तो पहले ये सवाल आपको पूछना है कि मुझे क्या पसंद है। क्या मुझे ऑलरेडी जो समस्याएं हैं समाज में उसको ही सॉल्व करना है। जैसे कि अशिक्षा एक प्रॉब्लम है समाज में, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो रास्ता बहुत ही क्लियर है। आपको पीएचडी करना चाहिए। उसके लिए आपको CSIR नेट की तैयारी करनी पड़ेगी और CSIR नेट की तैयारी आप बायोटेक्निका के साथ भी कर सकते हैं। उसमें आपको 2 से 5 साल तो लगेंगे ही मिनिमम। मैंने देखा है 6 महीने से 1 साल तो लगता है, कितना भी स्मार्ट स्टूडेंट क्यों ना हो। अब इसके बाद आप जब पीएचडी करेंगे 5 साल पीएचडी में लगेगा। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसी आएंगी प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, आप उसमें जा सकते हैं। आप उसके बाद आप पीएचडी करके साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो हाँ, पीएचडी एक अच्छा अवसर है, अनुभव है, लेकिन पीएचडी एक लंबा रास्ता है, सभी के लिए नहीं। तो मैं आपको ये वार्निंग देना चाहूँगा कि कृपया पीएचडी में तभी जाएं जब आपको पैसे कमाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपके लिए रास्ता दूसरा है और वो है इंडस्ट्री और स्टार्टअप का। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप ये याद रखिए, इंडस्ट्री में आपको कुछ नया करने नहीं मिलेगा, तो पहले साल में आप बोर हो जाओगे। तो आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए। एज ए फ्रेशर आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि स्टार्टअप जो है कई सारी अनसुलझी, हाई इम्पैक्ट, फास्ट मूविंग रिसर्च कर रही है जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं करती है। तो आप उसमें अगर जाएंगे तो नौकरी जल्दी मिलती है, क्योंकि स्टार्टअप में आपको उतना हाई एक्सपीरियंस लोग नहीं चाहते हैं। स्टार्टअप के जो फाउंडर होते हैं वो भी काफ़ी यंग होते हैं मेरे जैसे, और फिर उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, क्योंकि वो काम ठीक से नहीं करेंगे। उनका जो अप्रोच होगा वो पुराना होगा, दकियानूस होगा शायद। तो वो हमेशा फ्रेशर को प्रेफर करते हैं। मैं कितने सारे स्टार्टअप के फाउंडर्स को जानता हूँ बायोटेक में, जो मुझे आके कहते हैं शेखर मुझे फ्रेशर ही दो, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 1-2 साल का एक्सपीरियंस है चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें नया काम करना, हाई इम्पैक्ट काम करना है। जैसे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे काम करना है, ऐसी चीज़ों पे काम करना है जो कि कभी किया ही नहीं गया हो। तो वहाँ पे तो जवान लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप स्टार्टअप में जा सकते हैं। हाँ, अब इंडस्ट्री में किसको जाना चाहिए? स्टार्टअप में एक्सपीरियंस लेके आप इंडस्ट्री में जाइए, ठीक है। अब इसमें एक शॉर्टकट मैंने देखा है लोग करते हैं, वो पहले CSIR नेट की तैयारी करते हैं और उनको पता है कि तैयारी 4-5 साल लगेगा, तो वो एक स्टार्टअप ज्वाइन कर लेते हैं। स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, शाम को तैयारी कर रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं और तैयारी भी हो रही है। जिस दिन क्वालिफाई करके CSIR नेट, नौकरी छोड़ के पीएचडी कर ली और पीएचडी में भी आपको स्टाइपेंड मिल रही है। पीएचडी कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो इंडस्ट्री में जा सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है, एक तरीका है जो लोग अपनाते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेस होता है। हाँ, अगर नए एज में तो आप स्ट्रेस ले सकते हो, लेकिन बाद में नहीं ले। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है CSIR नेट के लिए वो 28 वर्ष है और 33 है महिलाओं के लिए, तो आप उसमें जा सकते हैं। अब एकेडमिक में जो आप शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, एकेडमिक में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाएंगे, आप वहाँ पर रिसर्च भी करेंगे और वो रिसर्च काफ़ी दिलचस्प होता है, क्रिएटिव थिंकिंग वाली होती है, नई खोज करने का आपको मौका मिलता है, बिना ये सोचे कि खर्चा कौन दे रहा है, क्योंकि सरकार खर्च देती है। आप ग्रांट प्रपोजल लिखते हो, ग्रांटिंग बॉडी को भेजते हो,
अगर उनको पसंद आता है वो आपको करोड़ों दे देती है, आप उसका इस्तेमाल करके आप उस पर काम करते हो, पढ़ा भी रहे हो बच्चों को और साइड में आपका रिसर्च भी चल रहा है। तो ये भी एक अच्छा लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होती है। प्रोफेसर कम साइंटिस्ट बन सकते हैं, सरकारी रिसर्च लैब में जा सकते हैं, साइंस कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, पॉलिसी और रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप काम कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं। आपको मैंने कई बार देखा है कि प्रोफेसर बनने के बाद भी लोग इंडस्ट्री में चले जाते हैं। जैसे मैं जानता हूँ एक प्रोफेसर है हमारे यहाँ बेंगलोर में ही एक कॉलेज में, वो 5 साल एज ए प्रोफेसर काम किए। इसी बीच में उनको कनाडा में एक बायोटेक कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो चले गए, अब वहाँ पर हैं, पिछले 15 साल से वहाँ पे हैं। तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि हाँ, अगर नहीं मिल रहा है तो ये ले सकते हो, इन द मीनवाइल आप अप्लाई करते रहो। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप एकेडमिक के बाद भी इंडस्ट्री में जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हो। लोग सोचते हैं कि एक बार एकेडमिक में चले गए तो फिर इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अब आते हैं कि इंडस्ट्री को मैं ये क्यों करो कि आप एस्टैब्लिश कंपनी में बाद में जाओ, इसके पीछे कारण है। देखिए, एस्टैब्लिश कंपनी में एक ठहराव मिलता है, जैसे बायोटेक्निका है तो यहाँ पर आपके करियर को ठहराव मिलता है। हाँ, बायोटेक्निका एक अलग टाइप की कंपनी है, यहाँ पर नई चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जैसे आप बायोकॉन और ये इंटास या टॉरेंट, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हो, वहाँ पे एक ठहराव मिलता है आपके लाइफ को। लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर बोरियत भी होती है, क्योंकि एक ही काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हो, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हो। तो इंडस्ट्री को तब चुने जब आप अपने रिसर्च को प्रोडक्ट में बदलता देखना चाहते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करना आपको पसंद है, एक फिक्स टाइम पर फिक्स काम करना पसंद है, स्ट्रक्चरल क्लैरिटी आपको चाहिए, मेंटल क्लैरिटी चाहिए और डेडलाइन पसंद है कि हाँ, ये टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है। तेजी से ग्रोथ होगी, प्रमोशन होगी, स्टेबिलिटी मिलती है, टीम वर्क, फॉरेन जाने का मौका मिलता है, कंपनी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं बाहर में, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, अमेरिका, वहाँ जाने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आपको अपने इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, वो आप किसी भी इंडस्ट्री में मना नहीं कर सकते। तो आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोफार्मा, वैक्सीन बनाना, CRO, स्क्रैम्स, ये सभी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। अब आते हैं कि सैलरी और फ़ायदा कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडस्ट्री में है, लेकिन इंडस्ट्री का रास्ता एकेडमिया या स्टार्टअप से होके ही जाता है। आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में अगर जाओगे, एज ए इंटर्न काम करोगे 8 महीने 7 महीने, उसके बाद बोलेंगे भैया हो गया जाओ, वो आपको एज ए परमानेंट एम्प्लॉय नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपके पास तो 8 महीने का एक्सपीरियंस है, तो एज ए इंटर्न वहाँ काम कर सकते हो, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस कैसे गेन करोगे? वो आप स्टार्टअप में गेन करोगे या फिर एक एकेडमिक रिसर्चर बन के गेन करोगे। तो इसी वजह से आपको इंडस्ट्री में एंट्री शुरुआत में नहीं मिलेगी। अब मैं बताता हूँ स्टार्टअप में काम करने का फ़ायदा। अगर स्टार्टअप में आप काम कर रहे हो तो आप CEO से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हो। आपका जो इंटरेक्शन जो आप कर रहे हो पर डे, आप नया सीख रहे हो, क्योंकि विनर्स के साथ आप जब बैठोगे ना तो जीतने का तरीका सीखोगे, लूजर्स के साथ बैठोगे तो हारने का तरीका सीखोगे। CEO जो होते हैं ना वो विनर्स होते हैं, उनको जीतना पसंद होता है, तो उनके साथ जब बैठ के काम करोगे तो जीतना सीखोगे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीतना है, कैसे स्ट्रैटेजी लगानी है, ठीक है। और कई बार चूंकि आप इतना क्लोजली काम कर रहे हो तो आप उसके कंपनी के बिजनेस साइड में भी चले जाते हो। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, आप चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ इंटरनेशनल रिसर्च ऑफिसर क्या नहीं बन सकते हो। बड़े बड़े नए जमाने के बदलते रोल्स आपको मिलते हैं। लेकिन स्टार्टअप फेल भी करता है, इसलिए आप स्टार्टअप को ज्वाइन करने के बाद एक एस्टैब्लिश कंपनी में जाने की कोशिश कीजिए। अगर स्टार्टअप ग्रो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें जा सकते हैं। लेकिन 2 से 3 चीज़ आपको याद रखनी है। पहला कि आपको ताउम्र पढ़ते रहना है, आप उसको मना नहीं कर सकते। दूसरा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप उसको रोक नहीं सकते, तो आपको बदलते रहना होगा, आपको कुछ नया करना होगा। और तीसरा कि आपको बायोटेक्निका को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि यहीं पर आपको नई चीज़ें पता चलेगी। देखिए, इंडस्ट्री की ट्रेंड ऐसे बदलती है जैसे हवा। परसों क्रिस्पर था तो आज AI है, आज AI है तो कल क्वांटम बायोलॉजी होगी। तो रिसर्च की जो ट्रेंड है मेरे दोस्त, वो ऐसे बदलती है रातों रात। अगर आपको जीतना है तो शुरुआत एकेडमिया से कीजिए या फिर स्टार्टअप से कीजिए और इंडस्ट्री को टारगेट कीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये रास्ता कठिन है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। लेकिन इस बीच में बायोटेक्निका आपका नाव है, सहारा है, आपको डूबने नहीं देगी। हम आपके साथ खड़े रहेंगे हर दिन, हर एक वीडियो में
आप डेली देखेंगे एक वीडियो हमारे चैनल पर, जहाँ पर कि हम आपसे बात करेंगे, आपको नए रास्ते दिखाएंगे। तो हारिए मत, जीतने का समय आ गया है। आज की जो डिसीजंस और चॉइसेस आप बनाएंगे वो आपकी फ्यूचर को बदल कर रख देगी। ऑल द बेस्ट।